नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं भारतीय संविधान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और दोस्तों ये सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी। और यदि ये चीजें आपको नहीं आ रही हैं तो बिल्कुल इसको याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि यहां से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में जरूर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की श्रृंखला शुरू करते हैं। और आज की श्रृंखला में दोस्तों पहला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। देखिए दोस्तों, संविधान जो है स्टडी शाला 2.0 पर आपके दूसरे जो सर हैं आसेंद्र पटेल सर, उनके द्वारा पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं पहला टेस्ट जो है आप लोगों को करा रहा हूं। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो आपको पता है दोस्तों, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी दोस्तों, इस दिन इन्हें किसे जो है अस्थायी सभापति के रूप में चुना गया था। तो आपका जो उत्तर होगा दोस्तों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी आपका सही है, जिन्हें अस्थायी सभापति के रूप में चुना गया था। और ये जो है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी सभापति कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, तो 11 दिसंबर 1946 जो है दोस्तों वो पहली ये दूसरी बैठक हुई थी। ठीक है, और दूसरी बैठक में पूछा जा रहा है कि किसे अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया, देखिए अभी आपने देखा अस्थायी अध्यक्ष पहली बैठक में, ये दूसरी बैठक है। तो अस्थायी अध्यक्ष आपके जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। भारत के पहले राष्ट्रपति भी कौन बने थे? ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो देखिए ये प्रारूप समिति बनी क्यों थी पहले ये समझ लीजिए। तो दोस्तों जो संविधान का प्रारूप बनाया गया था उसी पर विचार करने के लिए ये प्रारूप समिति बनी थी। कब बनी थी? तो दोस्तों ये 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई। और इसमें कुल कितने मेंबर थे? तो 7 मेंबर थे। और जो इसके अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए थे ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, यहां पर नेहरू जी का नाम आ रहा है दोस्तों, तो ये पहले प्रधानमंत्री थे। कौन बने थे? पहले पीएम बनाए गए थे, प्रधानमंत्री बनाए गए थे नेहरू जी। और इन्होंने ही 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया था जिसे उद्देश्य प्रस्ताव नाम दिया गया। और यही जाकर के आगे चल करके यही क्या बना दोस्तों? यही हमारे संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। तो इतनी सारी चीजें इस क्वेश्चन से आप याद कर लेंगे। चलिए आपसे पूछे कि प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे, तो आप जो है 7 सदस्य बताएंगे। कितने? 7 सदस्य आपको बताना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? दो चीजें, एक है अंगीकृत और दूसरा है लागू। ठीक है, तो अंगीकृत का मतलब होता है कि कब स्वीकार किया गया। आपको पता है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ आपका अपना संविधान। ठीक है, अब अंगीकृत और लागू की बात हो रही है। तो दोस्तों जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और अगर लागू आपसे पूछे तो 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था दोस्तों? इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो 2 डेट्स आपको याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? लागू किया गया था। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों, समवर्ती सूची कहां से ली गई है? तो आपको बिल्कुल इसका उत्तर अच्छे से आना चाहिए। चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। चलिए यहां पर बात हो रही है दोस्तों आपके समवर्ती सूची की। तो जो आपकी समवर्ती सूची है वो कहां से ली गई दोस्तों? तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। अब यहां पर बात करें ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया, तो जो प्रस्तावना की भाषा थी, प्रस्तावना की भाषा थी उसे भी दोस्तों कहां से लिया गया? उसे भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया था। ठीक है, अब बात करें देखिए इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन, और इसे ही संसद की जननी कहा जाता है। ठीक है, तो जो संसदीय प्रणाली ली गई थी वो कहां से ली गई थी? ये दोस्तों ली गई थी अमेरिका, ये इंग्लैंड से।
अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से तमाम चीजें जो है अपने संविधान में ली गई थी, जैसे उपराष्ट्रपति का पद है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार भी कहां से लिया गया, ये भी आपके जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला आपका आता है दोस्तों कनाडा, ठीक है। तो कनाडा से जो संघात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है, क्या संघात्मक शासन व्यवस्था, ये कहां से दोस्तों, तो संघ कनाडा, याद करिएगा। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था आपकी कनाडा से ली गई थी। तो इतनी सारी चीजें आपको याद करके रखनी है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि किस तिथि को संविधान लागू किया गया था। तो अभी आपको मैंने बताया कि संविधान दोस्तों कब लागू किया गया था। तो यहां पर कई सारे क्वेश्चंस आपको तैयार होने वाले हैं, ठीक है। देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था दोस्तों, अंगीकार किया गया, मतलब इसे अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। और लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या कर दिया गया था, इसे लागू कर दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, ठीक है। तो संवैधानिक सलाहकार जो बनाए गए थे दोस्तों वो थे सर बी एन राव। कौन थे, सर बी एन राव जो थे वो थे आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, ठीक है। इन्होंने ही संविधान का प्रारूप बनाया और उसी पर विचार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। आपको पता है बी आर अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। और एक संचालन समिति बनाई गई थी और उस संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वो भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 8वां की संविधान के अनुच्छेद 1 में, ये देखिए विधान लिख दिया गया है, इसे संविधान कर दीजिए, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो आपको पता है कि 1 से 5 तक जो है, देखिए 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है वो है भाग 1 और इसमें भारत के राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसी में कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है। क्या है, राज्यों का एक संघ है। तो आपका उत्तर बी सही हो जाएगा दोस्तों, राज्यों का संघ। भारत को कहीं भी संघ राज्य नहीं कहा गया है, कहा गया है तो राज्यों का एक संघ ही कहा गया है। तो ये अनुच्छेद 1 में, ठीक है, भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। तो आप याद करेंगे अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो दोस्तों लिखित और सर्वाधिक व्यापक जो संविधान है वो हमारे देश का है, मतलब भारत का जो संविधान है वो सबसे व्यापक है और लिखित है। अलिखित की बात करें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो कैसा है दोस्तों, अलिखित संविधान है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल नीति के निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है। चलिए फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। नीति का निर्देशक तत्व, ठीक है। तो नीति के निर्देशक तत्व जो दोस्तों लिए गए हैं ये किस देश से लिए गए हैं, तो फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए। तो यहां पर आपका ऑप्शन है डी सही है, आयरलैंड। नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि आयरलैंड ने कहां से लिया था, तो आयरलैंड ने लिया था स्पेन से, ठीक है। स्पेन ने आयरलैंड, जो स्पेन से आयरलैंड ने लिया और आयरलैंड से किसने ले लिया, भारत ने अपने संविधान में शामिल किया कर लिया। अभी आपने देखा कि संघीय जो शासन व्यवस्था है, ठीक है, ये कनाडा से ली गई, अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली गई, आपको बता दिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, ये सारी चीजें कहां से ली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन बने हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बारे में करंट की क्लास में मैंने तमाम बार आपको बताया है, ठीक है, कि प्रथम कानून मंत्री। तो दोस्तों देखिए प्रथम कानून मंत्री अगर वर्तमान में बात करें तो किरण रिजिजू हैं। कौन है, किरण रिजिजू है कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री। बात करें पहले कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे पहले कानून मंत्री, ठीक है। अब देखिए इनकी एक प्रतिमा स्थापित की जा रही है स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से महाराष्ट्र के लातूर जिले में, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर एक पुस्तक लिखी गई है, द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन। और किसने लिखी है, तो वो लिखी है राजेश तलवार ने। किसने लिखी है, राजेश तलवार ने लिखी है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो गए, ठीक है। अब देखिए
पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो वो चुने गए थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। जवाहरलाल नेहरू जी क्या बने थे? ये बने थे आपके प्रधानमंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें तो दोस्तों इनके पास था गृह मंत्रालय, तो ये पहले गृह मंत्री बने थे, ठीक है। और अगर हम बात करें पहले शिक्षा मंत्री की तो ये बने थे अबुल कलाम आजाद, ये थे आपके पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा प्रश्न। चलिए अगला आपका 12वां प्रश्न है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से उत्तर दीजिए। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष में स्वीकृत किया गया था? चलिए मैं आपको पूरा पूरा बताना शुरू करता हूं कि ये जो है 1950 में क्या किया गया, स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। यहां पर आपको दिया गया है 1947। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 को आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसे स्वीकृत किया गया था। कब राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत किया गया था? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। यहां पर और दोस्तों एक चीज दी गई है 1950 में ही आपको 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी 1950, देखिए 24 जनवरी को राष्ट्रगान, ठीक है, और 26 जनवरी को जो आपका राजकीय चिन्ह है उसे स्वीकृत किया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये आपके दो क्वेश्चन यहां पर मिल गए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? आपका संविधान अंगीकृत हुआ था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो यहां पर आपका जनगण मन की बात हो रही है दोस्तों, मतलब राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को, तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है एकदम सही हो जाएगा। आपका अगला 13वां प्रश्न, निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो दोस्तों संविधान का हृदय और आत्मा, सबसे पहले यहां पर जितनी भी चीजें दी गई हैं उनके अनुच्छेद को जान लीजिए। जैसे यहां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो यह अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। संपत्ति का अधिकार आपके अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अभी क्या है कि इसे संपत्ति का अधिकार नहीं रखा गया, इसको हटा दिया गया है, ठीक है। इसे आगे डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो समानता का अधिकार है दोस्तों, तो ये 14 से 18 अनुच्छेद में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, और इसे ही दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। किसे? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें रिट है और 5 रिट दी गई है, 5 रिट दी गई है। और वो 5 रिट कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 तरीके के इसमें आपको रिट दी गई है, ठीक है। तो ये आपका है डी वाला उत्तर कि संविधान का हृदय और आत्मा पूछे तो आप बताएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान या इसी को लघु संविधान कहते हैं? क्या? लघु संविधान या मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा संशोधन है जो मिनी या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ऑप्शन है 42वां संविधान 1976, 44वां संविधान 1978, 61वां संविधान 1989 और 86वां संविधान सन 2001, ठीक है। तो यहां पर जो आपका उत्तर है दोस्तों वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। क्यों इसे लघु संविधान कहा जाता है? तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में प्रस्तावना में पहली और अंतिम बार संशोधन किया गया, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही मौलिक कर्तव्य या जिसे आप मूल कर्तव्य कहते हैं उसे भी अनुच्छेद 51A में या 51 का में जोड़ा गया। किसे? मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया था, ठीक है। अब बात करें कि ये किसकी सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह संशोधन किया गया था 42वां संशोधन 1976, और इसी समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये आपका हो गया 42वां संविधान संशोधन। बात करें 44वें संविधान संशोधन की, तो इसके आधार पर जो आपका संपत्ति का अधिकार था, पहले वो मौलिक अधिकार था, मतलब मूल अधिकार था, लेकिन
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दोस्तों इसे कानूनी अधिकार में बदल दिया गया, मौलिक अधिकार से हटा करके। ठीक है, ये हो गया। 61वां संविधान संशोधन यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों क्या है 61वां संविधान संशोधन? तो याद करिएगा, लोकसभा और राज्यसभा में मतदान करने की उम्र जो है वो दोस्तों क्या कर दी गई? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कितनी? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बात करें 86वें संविधान संशोधन की, तो इसमें दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार था उसे क्या कर दिया गया? मूल अधिकार बना दिया गया। और कहां जोड़ा गया दोस्तों? अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया। कहां? 21A में जोड़ दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21A के तहत। तो इतनी सारी चीजें आपको यहां पर याद करनी है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आपको अभी अभी बताया गया कि जो संविधान में संपत्ति का अधिकार था, जो कि मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 31 के तहत, अब इसे क्या किया गया है दोस्तों? ये आपके 44वां संविधान संशोधन, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे अनुच्छेद 300A में जोड़कर, कितने? अनुच्छेद 300A में जोड़कर मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के दायरे में लाया गया। किसे? संपत्ति के अधिकार। तो अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है और अब मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है दोस्तों? 6 हो गई है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अगला आपका प्रश्न है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? फटाफट से उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो सभी के बारे में बताया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका अमेरिका। ठीक है, यहां से आपके न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा जो है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। बाकी सभी के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के बारे में जानते हैं, कौन सी है? देखिए, संसदीय शासन प्रणाली कहां से? इंग्लैंड से ली गई है। कनाडा से संघात्मक शासन प्रणाली ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ठीक है, और समवर्ती सूची, क्या? समवर्ती सूची। तो इतनी सारी चीजें आपको एकदम कंठस्थ हो जानी चाहिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, ठीक है, किस संविधान से लिए गए हैं? मतलब किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों देखिए, दो चीजें, एक मौलिक अधिकार, कैसे याद करना है ये समझिए, और एक है मौलिक कर्तव्य। दो चीजें हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार है, अधिकार का मतलब ये होता है कि ये मेरा है, मैं तो इसे ले ही सकता हूं, ये मेरा है। तो ऐसी बातें कौन करता है? अमेरिका करता है। मतलब मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका, और कर्तव्यों की बात करें कि ये नहीं, ये हमारा कर्तव्य, इसे करना ही चाहिए, तो वो कहता है आपका रूस। तो सोवियत संघ रूस उस समय था, तो उससे लिया गया था मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड से नीति के निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और ब्रिटेन से आपकी संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई है वो कहां से? ब्रिटेन से ली गई है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। आपका 18वां प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? अभी आपको बताया गया, बहुत ही अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया गया था। ठीक है, देखिए यहां पर आपका जो है उत्तर जो होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका 42वां, जिसे मिनी संविधान आप कहते हैं। तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? 42वां उत्तर हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो ये जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अब बात करें कि शामिल तो किया गया, लेकिन कहां शामिल किया गया था? ठीक है, तो कहां शामिल किया गया दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसे दोस्तों अनुच्छेद 51A में, कहां? 51A में शामिल किया गया। मतलब 51 जो है ये नीति के निर्देशक तत्वों में आता है, उसी में ए बनाकर अनुच्छेद 51 में ए जोड़ करके मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक है, और दोस्तों मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा से? तो बात करें स्वर्ण सिंह समिति। कौन? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन, इसे ही आप क्या कहते हैं? मिनी संविधान भी कहते हैं।
क्या मिनी संविधान, इसी के अंतर्गत संविधान प्रस्तावना में पहले और आखिरी बार संशोधन किया गया। 44वां संविधान संशोधन अभी आपको बताया गया दोस्तों कि इससे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। किसे? इसे जो है संपत्ति के अधिकार के दायरे से बाहर कर दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। चलिए अगला हमारा प्रश्न है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, किस संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों अस्पृश्यता का अंत? ये बार बार परीक्षाओं में पूछा गया। तो अनुच्छेद 17 जो है उसके द्वारा इसे जो है क्या किया गया? अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था। ठीक है, यहां पर अनुच्छेद 24 दिया है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। और जो अनुच्छेद 24 है इसमें दोस्तों कारखानों में जो बालक है उनका नियोजन जो है निषेध किया गया है। ठीक है, कारखानों में क्या है? बालकों का नियोजन जो है निषेध किया गया है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें आपका क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे वाक है, अभिव्यक्ति है। और इसी के अंतर्गत प्रेस को चौथा स्तंभ भी कहा गया है। कौन सा? प्रेस को जो है चौथा स्तंभ कहा गया है। ठीक है, तो ये रहा आपका 19वां प्रश्न, स्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। 20वां प्रश्न है चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करता है? तो दोस्तों ये तो आपको मैंने बता ही दिया पिछले ही क्वेश्चन में कि किसे, प्रेस को जो है चतुर्थ स्तंभ के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मतलब जो मीडिया है, अभी बात करें मीडिया की तो भैया बात ही निराली है, लेकिन इसे चौथा स्तंभ माना जाता है अगर मीडिया अच्छे से काम करे तो। और हाल ही में रिपोर्ट आई है प्रेस स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 150वां स्थान है 180 देशों में। तो आप समझ सकते हैं कि चौथा स्तंभ हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो त्रिस्तरीय समिति की बात हो रही है। तो दोस्तों त्रिस्तरीय विधान, ठीक है, मतलब जो पंचायती राज है उसका जो त्रिस्तरीय स्वरूप है ये किसके द्वारा लाया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है उसी के द्वारा लाया गया था। तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उत्तर आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है, उत्तर ए सही हो जाएगा। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की और उसी के दौरान दोस्तों 1962 में पहली बार किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। कब? 2 अक्टूबर 1959 को इसे राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया। क्या? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था। ठीक है, यहां पर अशोक मेहता समिति दी गई है दोस्तों, ये 1977 में गठित की गई थी। कब? 1977 में गठित की गई। और इन्होंने जो अपनी जो रिपोर्ट दी वो क्या थी? वो द्विस्तरीय, ठीक है, पंचायत की द्विस्तरीय व्यवस्था। ठीक है, त्रिस्तरीय की बात आए तो बलवंत राय मेहता, द्विस्तरीय की बात आए अशोक मेहता, लेकिन इनकी रिपोर्ट जो आई 2 स्तरीय के रूप में आई थी और इसे लागू ही नहीं किया जा सका। स्वर्ण सिंह समिति की बात आई तो मूल कर्तव्य, ठीक है, इन्हीं की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को लागू किया गया था। तो उत्तर आपका दोस्तों ए वाला सही है, बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? ठीक है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, और दोस्तों प्रथम भी थे और 2 बार भी लगातार चुने गए। ये पहले राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति, ठीक है, और ये पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति भी बने। क्या बने? राष्ट्रपति भी बने। नीलम संजीव रेड्डी की बात करें तो ये निर्विरोध चुने जाने वाले, क्या? निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे भारत के। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी जो कि निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मेरे दोस्तों राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए यहां पद के शपथ की बात हो रही, तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो ये चीज आपको एकदम अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, तो शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। चलिए बाकी दोस्तों जो है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष का शपथ समारोह नहीं होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दोस्तों ध्यान से समझिएगा,
इन्हें, ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो इन्हें शपथ दिलाते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज ये भी याद रखिएगा कि ये जो अपना त्यागपत्र देते हैं ये किसे देते हैं? तो दोस्तों ये उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। किसे? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ठीक है, अब देखिए बाकी जो प्रधानमंत्री हैं ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद करनी है। चलिए अब देखिए यहां पर लोकसभा अध्यक्ष की बात आई तो देखिए इनका शपथ तो होता नहीं है, लेकिन ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं ये उन्हें अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो सारी चीजें आप समझ गए। अगला आपका प्रश्न है, उप राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये आपको पता है दोस्तों कि कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनयन कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 2 आंग्ल भारतीय सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा क्या किए जाते हैं? लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा की बात हुई है तो यहां पर 12 आपका उत्तर सही हो जाएगा। आपका 26वां प्रश्न है, संसद के अंग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो संसद के अंग देखिए दोस्तों यहां पर आपको मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। संसद के अंग, ठीक है, तो देखिए संसद के कितने अंग हैं? तो यहां पर आप समझ लीजिए कि संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति है, ठीक है, राज्यसभा है और लोकसभा है। ठीक है, तो ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन है और राष्ट्रपति है, तो ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। तो यहां उत्तर आपका कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। तो आइए राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। राष्ट्रपति पद को किसके द्वारा? अनुच्छेद 52 के द्वारा। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 52 के द्वारा एक राष्ट्रपति का पद होगा। अब जो है कौन व्यक्ति बन सकता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष क्या होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने की। ठीक है, तो न्यूनतम वर्ष कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। बाकी दोस्तों क्या होता है कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति कितनों भी बार चुने जा सकते हैं। तो ये आप याद करेंगे कि अनुच्छेद 52 35 वर्ष और 5 वर्ष का कार्यकाल। राज्यसभा की दोस्तों बात आई तो ये है अनुच्छेद 80 में। ठीक है, और देखिए अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? तो ये हो सकती है 250 और वर्तमान में क्या संख्या है राज्यसभा सदस्यों की? तो 238 है। ठीक है, डन है। बात करते हैं कि कितने इसमें मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये भी आपको पता है। अब इनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। अनुच्छेद 80 अधिकतम 250, 238 वर्तमान, 12 मनोनयन होता है, 30 न्यूनतम उम्र होनी चाहिए और 6 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, और प्रतिवर्ष 2/3 सदस्य इसके बदल दिए जाते हैं। लोकसभा की बात करें तो यह निम्न सदन है। ठीक है, अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा का गठन किया जाता है। अधिकतम सदस्य 552। ठीक है, वर्तमान में 545। कितने? 545 वर्तमान में है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों कि न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। और कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल। मतलब लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और राष्ट्रपति 35। लोकसभा 5 कार्यकाल, राज्यसभा 6 वर्ष कार्यकाल और राष्ट्रपति 5 वर्ष कार्यकाल होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको बड़े अच्छे से याद हो जानी चाहिए। और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन या चयन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। 27वां प्रश्न है, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? ठीक है, आपातकालों का प्रावधान था। तो आपातकाल का प्रावधान है दोस्तों, तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कितने? 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। कौन कौन सा है? देखिए अनुच्छेद आप देख लीजिए, 352, 356 और 360। तो 3 जो है आपातकाल है। पहला है राष्ट्रीय आपात। ठीक है, दूसरा है आपका संवैधानिक विफलता। ठीक है, मतलब संवैधानिक तंत्र की विफलता, जब ऐसा होता है तो 356। और 360 है दोस्तों वित्तीय आपातकाल। तो 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है, 352, 356 और 360।
तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है दोस्तों, अच्छे से एकदम रट लेनी है कि राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, कितने उपबंध है इसमें, 3 है। कौन कौन से है दोस्तों, तो आपने देखा कि कौन कौन से है इसमें, 352, 56 और 360, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति की घोषणा कर चुके हैं, तो दोस्तों अभी तक हमारे भारतवर्ष में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। मतलब कि अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक है। क्या है दोस्तों, वित्तीय आपात नहीं लगा है, तो मतलब एक भी बार नहीं, मतलब कभी नहीं। तो वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक हमारे भारत में कभी नहीं हुई है, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 360 के अंतर्गत आता है, और अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुई है। अगला, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो मेरे दोस्तों अभी तो मैंने आपको बताया। देखिए लोकसभा, ठीक, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, तो लोकसभा 25, राज्यसभा 30 और राष्ट्रपति 35, ये उम्र है। कार्यकाल 5 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे कि मतलब 25 वर्ष। और यही उम्र भी किसकी होती है, प्रधानमंत्री बनने की भी उम्र होती है। कितना, प्रधानमंत्री की उम्र भी कितनी होती है, न्यूनतम 25 वर्ष में प्रधानमंत्री बना जा सकता है। तो मेरे दोस्तों अगर आपके मन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाग रही है और आप 25 साल के हो गए हैं, तो बिल्कुल आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन निर्णय लेता है, ठीक है। तो धन विधेयक है या नहीं है, तो इसका निर्णय जो केवल और केवल लिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। तो धन विधेयक को ही क्या वित्त विधेयक भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या करना है दोस्तों, आपको याद करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए बढ़िया है। तो ये धन विधेयक की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, वित्त विधेयक नहीं, धन विधेयक की बात हो रही है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो आपका बताते हैं कि धन विधेयक कौन सा है। तो देखिए वित्त विधेयक धन विधेयक दोनों थोड़ा सा अलग कर लीजिए उसको, ठीक है। अनुच्छेद 117 जो है वो वित्त विधेयक है, अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक है, ठीक है। और अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक से संबंधित है। और दोस्तों जो अनुच्छेद 108 है ये है आपका साधारण विधेयक, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें, ये रहे आपके 30 क्वेश्चंस दोस्तों। प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर एक बार आप जरूर बताइएगा, और यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।